मेरी 1 लाख इन 1 मंथ वाली सीरीज में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था दैट वाज हाउ टू गेट क्लाइंट्स। एंड इन दिस सीरीज आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, हाउ टू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट, हाउ टू गेट क्लाइंट्स इन जनरल। इसको मैं डिवाइड करूंगा 3 फेजेस में। फर्स्ट इज गेटिंग लीड्स, second is converting those leads into clients, and the third one is getting payment and building connections. So let's get started with getting leads. Now leads जमा करने के 2 तरीके हैं जो मुझे अब तक अपने एक्सपीरियंस में पता चले। One is online and one is offline. In the online method, what you have to do is make cold emails and cold DMs. तो तुम्हारे पास एक टेम्पलेट होगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि hey, my name is this is my portfolio, I provide this services, आई एम वंडरिंग इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ माई सर्विसेज। मैंने आपका बिजनेस देखा और मुझे लगता है कि आप मेरी सर्विसेज से बेनिफिट कर पाओगे। एंड तुम्हें ऐसे उनको पिच करना है। पिचिंग करते हुए हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्लाइंट को हमारी सर्विसेज से क्या बेनिफिट होगा। अगर क्लाइंट तुम्हें 2,000 रुपये दे रहा है तो उसको 10,000 का प्रॉफिट चाहिए उसके रिटर्न में। सो तुम्हें हमेशा उस पर फोकस रखना है कि वॉट दे नीड इंस्टेड ऑफ वॉट यू आर ऑफरिंग। वंस यू हैव अ गुड पिच रेडी, तुम्हें स्टार्ट कर देना है बिजनेसेस ढूंढना जिनको तुम्हारी सर्विसेज की ज़रूरत होगी। सो इट कैन बी अ गुड बिजनेस, इट कैन बी अ ग्रोइंग बिजनेस, इट कैन बी एन अपकमिंग बिजनेस। बेनिफिट तब होगा जब वो बिजनेस एक्टिव हो। अगर वो इंस्टाग्राम पे रेगुलरली पोस्ट कर रहे हैं तो बेनिफिट है कि तुम उनको इंस्टाग्राम पे डीएम करो। अगर उनका बिजनेस इंस्टाग्राम पे इतना एक्टिव है ही नहीं तो तुम उनको ईमेल करो। एंड द रियलिटी इज इफ़ यू डू 50 to 100 ईमेल्स तब जाके तुम्हें 1-2 रिस्पॉन्सेज आएंगे। एंड इन माई एक्सपीरियंस अराउंड 19 to 20 रिस्पॉन्सेज रखते हैं एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में। तो जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स आएगा इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारी सर्विसेज ले ही लेगा। वो तुम्हें में भी पूछेगा कि क्या रेट्स हैं, कितना प्राइस है, क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, वगैरह वगैरह। एंड आउट ऑफ दोज क्लाइंट्स यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू पेइंग कस्टमर्स। द सेकेंड वे इज़ ऑफलाइन क्लाइंट्स। ना मुझे अपने एक्सपीरियंस में इसमें ज़्यादा कन्वर्जन लगती है क्योंकि ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन। इफ़ यू आर सेंडिंग समवन अ डीएम, चांसेस आर सेम सर्विसेज के लिए उनको बहुत सारे डीएम्स आ रहे होंगे। उससे बेटर होता है कि तुम अपने लोकल एरिया में जाओ। अगर तुम एक गुड सोसाइटी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो देन इट्स ईजियर। अगर तुम थोड़े स्मॉल टाउन में हो जैसे मैं हूँ तो थोड़ा एक्सपैंड करना पड़ेगा, या उसी स्मॉल टाउन में जो बिग शॉप्स हैं उनके पास जाओ। बार्स, रेस्टोरेंट्स, बार्बर्स, सैलॉन्स, बेकरीज, ये सारे कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जिनको सर्विसेज, सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, लोगो, इन सब की ज़रूरत पड़ती रहती है। एंड इसमें एडवांटेज ये है कि तुम ओनली पर्सन हो जो उनको वो सर्विसेज ऑफर करेगा, या फिर तुम वन ऑफ द फ्यू पीपल ही हो जो उनको ये सर्विसेज ऑफर करेगा। इस वे में गारंटी है कि तुम अगर 15-20 लोगों के पास भी जाओगे, चांसेस है कि उनमें से तुम्हें एक क्लाइंट मिल सकता है। दैट हैज़ वर्क ग्रेट फॉर मी इन चेन्नई, जहाँ पे मैं शॉप्स के पास जाता था एंड उनमें से किसी ना किसी को क्लाइंट मिलता था। नो बी अवेयर कि इसमें तुम्हें ऑब्वियसली लोकल क्लाइंट मिलेंगे इंडिया के, सो देन द पे इज़ लेस। जो फर्स्ट वे है ऑनलाइन का, जिसमें चांसेस हैं कि तुम्हें इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिले एंड द पे इज़ अ लिटिल बिट मोर। इन द ऑनलाइन मेथड तुम्हें क्लाइंट्स को पोर्टफोलियो दिखाना पड़ता है। सो तुम्हारे पास एक वेबसाइट या एटलीस्ट एक पीडीएफ होना चाहिए तुम्हारे से जितने भी प्रीवियस वर्क्स हैं या जो भी वर्क्स तुम प्राउड हो दिखाने के लिए। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू ऑफलाइन बिजनेसेस तब तुम्हारे पास एक कार्ड होना चाहिए अपना, जहाँ पे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट हो या ईमेल लिखा हो एंड तुम्हारा नाम हो, जो भी सर्विसेज तुम ऑफर करते हो। ना इसके लिए तुम्हें एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। आई थिंक 1,000 रुपये में 1,000 कार्ड्स वाला चीज़ें होती है मोस्ट जगह पे। तुम वो विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करा सकते हो, या अगर हो पाए तो तुम क्यूआर कोड दे सकते हो, तुम अपना नंबर छोड़ के आ सकते हो उनके पास। एनीथिंग दैट वर्क्स बेसिकली खुद को याद दिलवाने के लिए। एंड ट्राई करना कि तुम उसी समय क्लाइंट को क्लोज कर लो। द नेक्स्ट फेज इज कन्वर्टिंग दोज लीड्स इनटू एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स, और ये होगा सबसे पहले उनसे बात करके। इफ़ यू आर डूइंग दिस ऑफलाइन तब तो ये काफ़ी ईजियर है। तुम उनके पास जाके उनसे पूछोगे कि उनको क्या सर्विसेज की ज़रूरत है और तुम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हो, एंड तुम फेस टू फेस बात करके वहीं पे डील फाइनल कर सकते हो। बट इन ऑनलाइन इट बिकम्स अ लिटिल बिट ट्रिकी। काफ़ी लोग वो मिस्टेक करते हैं जो कि मैं स्टार्टिंग में करता था, कि इंट्रोवर्टनेस की वजह से या शाइनेस की वजह से वो लोग चैट्स प्रेफर करते हैं एंड चैट पे ट्राई करते हैं कि कस्टमर उनका कन्वर्ट हो जाए, बट उसकी कन्वर्जन रेट काफ़ी कम होती है। माय ऑनेस्ट एडवाइस इज कि तुम उनको इंसिस्ट करो कि वो एक कॉल पे आए या एक मीट पे आए, सिर्फ 5-10 मिनट्स की मीट, जहाँ पे तुम उनसे पूछो कि उनको क्या क्या चाहिए, तुम उनसे वाइब करो। जब भी तुम कस्टमर से फेस टू फेस बातें करते हो, इवन वर्चुअली, ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड ज़्यादा चांसेस हैं कि दे लॉक यू इन। इसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें अपनी स्पीकिंग स्किल्स बेटर करनी पड़ेंगी। इफ़ इंडियन क्लाइंट है तो हिंदी में अच्छे से बात करना है, उसके साथ वाइब करना है। इफ़ इट्स एन इंटरनेशनल क्लाइंट तुम्हें अपना इंग्लिश नेचुरली रखना है, फ्लो करना है। फेक एक्सेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा भी तुम्हें इंग्लिश आता है तुम बस अच्छे से कम्युनिकेट करो। जो भी तुम्हें बोलना है वो तुम बोल दो, एंड मोस्ट पीपल आर अकोमोडेटिंग।
वो समझ जाएंगे कि उनको सर्विसेज चाहिए, उनको तुम्हारे लैंग्वेज या उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट तुम उनसे बात करो, कॉन्फिडेंटली बात करो, अपने सर्विसेज और स्किल्स पे कॉन्फिडेंट हो, बाकी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एंड ऑलवेज कीप आस्किंग क्वेश्चंस कि उनको बिजनेस को क्या चाहिए, उनको ये वेबसाइट इस पॉइंट पे क्यों चाहिए, उनको लोगो या ग्राफिक्स या क्यों करवाना है, उनको मार्केटिंग करवानी है, उनको अपना बिजनेस ग्रोथ करवाना है, या उनको सिर्फ अपने ब्रांड को इंटरनेट पे रखना है। जो भी उनका नीड है उस हिसाब से तुम उनको कोट कर सकते हो, उस हिसाब से तुम उनसे बातें कर सकते हो। एंड हमेशा वही याद रखना कि जो क्लाइंट है वो पैसे दे रहा है, ही इज टेकिंग सम सर्विस, सो ही नीड समथिंग गुड इन रिटर्न। सो वो हमेशा याद रखना कि उसके लिए वो कॉन्वर्सेशन ईजी हो, उस पर जाते ही क्वेश्चन थोपना नहीं है, उसको नेचुरली बताने देना है कि उसका क्या आइडिया है और उस आइडिया के अराउंड वर्क करना है। तुम्हें बेसिकली अकोमोडेटिंग होना है फॉर देम। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पूरा स्कोप जानना है तुम्हें प्रोजेक्ट का। काफ़ी बार ऐसा होता है कि तुम अपना स्कोप डिसाइड करते हो एंड यू डिसाइड ऑन अ प्रोजेक्ट बजट, और उसके बाद लेटर ऑन 1-2 महीने बाद वो कुछ एडिशंस करने को बोलते हैं। एंड एट दैट पॉइंट तुम्हें क्लियर करना है कि जो हमारा स्कोप डिसाइड हुआ था उसके ऊपर वो बजट है, और कुछ भी एडिशंस होगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होंगे। काफ़ी पोलाइटली तुम्हें बोलना है। इसलिए जो फर्स्ट मीटिंग है, जो फर्स्ट फ्यू मीटिंग्स है जिसमें तुम्हारा अभी तक प्रोजेक्ट फाइनल हुआ नहीं है, उसमें तुम्हें अपना स्कोप क्लियर करना है कि क्या क्या बनाना है, क्या क्या कितना कितना टाइम लगेगा, वो सब तुम्हें क्लियर करना है क्लाइंट के साथ, ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी, तुम्हें क्लाइंट को अपना कॉस्ट बताना है इंस्टेड ऑफ उनसे बजट पूछने में। ऐसा काफ़ी बार हो चुका है मेरे साथ, जब मुझे कॉस्टिंग के बारे में पता नहीं था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि सर्विसेज कितना चार्ज करना होता है। मैं उस फिराक में रहता था कि जो क्लाइंट है उसका जितना मैक्सिमम बजट है मैं वो ले लूँ, और क्लाइंट ऑब्वियसली चाहता है कि मेरा जितना मिनिमम कॉस्टिंग या प्राइसिंग है उसमें उनका काम हो जाए। तो हम दोनों बैक एंड फोर्थ करते थे कि तुम अपना बजट बताओ, तुम अपना प्राइसिंग बताओ, तुम अपना बजट बताओ, एंड इसमें होता ही नहीं था बहुत बार, वो वहीं पर कॉन्वर्सेशन छूट जाती थी। उससे बेटर है कि तुम अपने दिमाग में एक बजट, एक फाइनल रखो, और वो उनको कॉन्फिडेंटली बोलो। उसके बाद जो नेगोशिएशन होती है वो करो। अगर वो बोले कि प्राइस कम करो और तुम्हें रीजनेबल लग रहा है, यू कैन डू दैट, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बट स्टार्टिंग में तुम उनसे उनका बजट मत पूछो, क्योंकि मोस्ट लोगों का कोई बजट होता नहीं है। वो फर्स्ट टाइम इस इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम सर्विसेज लेने आ रहे हैं। अनटिल अनलेस वो खुद ही ज़्यादा एक्सपीरियंस, उनको पता है कि स्टैंडर्ड इंडस्ट्री रेट क्या है, वो तुम्हें बता देंगे कि हमारा इतना बजट है। अगर ये होता है देन यू आर लकी, तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सर्विसेज फर्स्ट टाइम ले रहे होंगे, तो वो फर्स्ट टाइम सर्विसेज का उनको कोई चार्ज का आइडिया नहीं होता। तो तुम्हें बताना है कि देखो यूजुअली इतना चार्ज होता है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स इतना है, मैं यूजुअली इतना चार्ज करता हूँ मेरी स्किल्स के हिसाब से, आपको क्या करना है वो कैसे करना है, आपको क्या कंफर्टेबल है आप बताओ। तो पहले अपना प्राइस बता के फिर उनसे उनका बजट पूछना है। एंड कॉस्ट कैसे डिसाइड करना है वो मैं थर्ड फेज में बताऊंगा, बट ये याद रखना कि पूरा स्कोप जान लेना है प्रोजेक्ट का, उसके बाद ही अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करना चालू करना है। एंड ऑब्वियसली इसमें वो डिफरेंस रहेगा। इफ़ देयर इज़ एन इंटरनेशनल क्लाइंट तो तुम उसको थोड़ा ज़्यादा पैसे कोट कर सकते हो, एंड इफ इट्स एन इंडियन क्लाइंट तुम्हें ना चाहते हुए भी थोड़ा कम पैसे कोट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट रेट में ही डिफरेंस है। इंडिया में जो काम 1000 रुपये में होगा वो बाहर तुम 4000 में कर सकते हो, एंड दैट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। तुम्हारी जो फेयर आस्क है वो तुम कर सकते हो, बट अगर तुम लोकल बिजनेस के पास जा रहे हो या फिर तुम इंडियन क्लाइंट्स ले रहे हो, देन प्लीज़ एक्सपेक्ट कि जो पेमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होगा, इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा जितना इंटरनेशनल होगा। बट इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना भी उतना हार्ड है। सो थोड़ा बहुत प्रो कौन है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स मिलना मुश्किल है, बट जब मिलता है इट्स अ हाई टिकट वैल्यू। बट इंडियन क्लाइंट्स तुम्हें ईजिली मिल जाएंगे, बट उनकी वैल्यू काफ़ी कम होगी। सो कन्वर्टिंग दीज लीड्स टू एक्चुअल क्लाइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे मोस्ट लोग फेल होते हैं। उनको मे बी लीड्स भी आ जाते हैं, वो मैसेजेस करते हैं, उनको मे बी रिप्लाई और इंटरेस्ट भी आ जाते हैं, बट उसके आगे जो कॉन्वर्सेशन होल्ड करने वाला पार्ट है वही आई थिंक एक्सपीरियंस से आता है। उसका और कोई ज़्यादा बड़ा हैक नहीं है, जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स दिए वो सब है। एंड उसके अलावा तुम्हें बस बात करनी होती है, क्लाइंट से बात करते रहनी होती है, एंड इवेंचुअली दे अग्री टू अ प्राइसिंग एंड यू ऑल्सो आर हैप्पी विद द प्रोजेक्ट। तो ये कर करके आता है, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से आता है, but definitely you get better with time. The last phase is getting payments from the client and building a future connection with them. Okay, now वो question जिसमें मैं सबसे ज़्यादा struggle करता था in the beginning of my freelancing journey, वो है कि मैं कितना charge करूँ एक client को जो मेरे लिए भी fair हो और उसके लिए भी fair हो। And ये मैं हर बार रैंडमली करता था, मैं प्रोजेक्ट बेसिस पे करता था। मैं भी वही चीज़ करता था, मैं उनसे पूछता था कि व्हाट इज़ योर बजट, फिर वो मुझसे पूछते थे व्हाट इज़ माय प्राइसिंग वगैरह वगैरह, और मैं कोई भी रैंडम अमाउंट कोट कर देता था। एक वेबसाइट का 10,000, कभी 15,000, कभी 20,000 डॉलर्स में हो तो कभी $400, $500, कुछ भी मैं ऐसा बोल देता था। एंड इट वर्क सम ऑफ द टाइम्स, बहुत बार नहीं भी काम करता था, बट ये सिस्टम काफ़ी डिसऑर्गेनाइज और मेसी था। अनटिल इवेंचुअली मुझे एक क्लाइंट मिला जो मुझे आर्ली पे करता था। फर्स्ट तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये क्या सिस्टम होता है, क्योंकि मैं कभी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पे गया नहीं था, बट बाद में मुझे समझ आया कि ये काफ़ी कन्वीनियंट है। बेसिकली जो भी पूरे हफ्ते काम होता है उसका मैं ट्रैक रखता हूँ कि मैंने कितने घंटे काम किया और किस चीज़ पे काम किया।
एट द एंड ऑफ द वीक मैं एक इन्वॉइस बनाता हूँ और वो मैं उस क्लाइंट को भेज देता हूँ एंड वो मुझे पे कर देता है जितना भी मैंने काम किया। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड सिस्टम, क्योंकि इसमें तुम जितना भी टाइम स्पेंड करो तुम्हें उसके पैसे मिलते हैं। सो अब से मैं जब भी कुछ कोड करना होता है, जब भी किसी वेबसाइट का कॉस्ट डिसाइड करना होता है, मैं अपने नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करता हूँ और उस हिसाब से ही कोड करता हूँ। व्हाट दिस मीन्स इज कि तुम्हें अपना एक आर्ली रेट डिसाइड करना है। अब ये कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली जो बिगिनर्स चालू करते हैं वो अपने आर का 500 रुपीज़ पर आर या 1000 रुपीज़ पर आर रखते हैं। मैं ये भी स्टेज पे आ गया हूँ कि मैं 4000 रुपीज़ पर आर रखता हूँ एंड दैट इज़ स्टिल प्रीटी लेस। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अपने आर का 8000 रुपीज़ 12000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल माई आर्ली रेट इज़ $50 पर आर और INR में 4000 रुपीज़ पर आर। तो अगर मेरे पास एक प्रोजेक्ट आता है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है सिंपल सी, मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे उस वेबसाइट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। मान लो कि मुझे उस वेबसाइट को बनाने में 8 to 10 डेवलपमेंट आवर्स लग रहे हैं। एक सिंपल सी फ्रंट पेज वाली वेबसाइट है, अबाउट अस, इन्फॉर्मेशन, ये सब वगैरह पेजेस हैं, तो मुझे वो बनाने में लगेंगे 10 आवर्स। मैं 10 आवर्स को मल्टीप्लाई करूंगा बाय माई आर्ली रेट जो है 4000, मतलब टोटल कॉस्ट होगा 40,000। तो मैं उनको कोट करूंगा कि देखो ये वेबसाइट बनाने में मैं यूजुअली चार्ज करूंगा 40,000 रुपीज़। इसके बाद अगर वो मुझसे नेगोशिएट किए कि नहीं 40,000 थोड़ा आउट ऑफ बजट है, आप 35 में कर लो, आप 30 में कर लो, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे लिए वो फीजिबल है कि नहीं। अगर मेरे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है और मैं फ्री बैठा हूँ तो मैं मान भी सकता हूँ कि हाँ आई कैन डू इट इन 35। बट अगर मेरे पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हैं और मेरे आर का टाइम वहाँ ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उनको बोलूँगा कि नहीं यार मेरा 40 इज़ मिनिमम, वो नहीं हो पाएगा, देन आई कांट वर्क विथ यू। ऐसा करके इफ़ यू प्रेजेंट योर कॉस्ट एट फर्स्ट, इट इज़ ईजियर फॉर क्लाइंट एज वेल और तुम्हारा भी टाइम वेस्ट नहीं होता है आगे पीछे करने में। तो अपना एक आर्ली रेट डिसाइड करो, जो भी प्रोजेक्ट करना है उसके नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट करो एंड वो तुम कोट करो। आर्ली रेट इनटू नंबर ऑफ आवर्स इज द टोटल कॉस्ट एंड वो तुम कोट कर सकते हो। सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन था मेरे कमेंट्स में, वो था कि हाउ डू आई टेक पेमेंट्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्लाइंट, विच ऐप डू आई यूज़, विच प्लेटफॉर्म्स डू आई यूज़। एंड उसका सिंपल आंसर इतना है कि वॉट एवर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट टू क्लाइंट। तुम्हें क्लाइंट से पूछना है कि हाउ वुड यू लाइक टू पे, क्या उनको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पे करना है, क्या उनको बैंक ट्रांसफ़र करना है, क्या उनको क्रिप्टो पेमेंट करना है। एंड वो तुम्हारी ड्यूटी है और तुम्हें वो सीखना है कि वो चीज़ें कैसे हो। अगर उनको क्रिप्टो पसंद है तुम्हें क्रिप्टो सीखना पड़ेगा, तुम्हें उसका 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर उनके पास क्रेडिट डेबिट कार्ड या पेमेंट लिंक है तुम्हें खुद का एक पेमेंट गेटवे बनाना पड़ेगा। तुम कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, रेजर पे, स्ट्राइप या पेपैल। मी पर्सनली आई यूज़ पेपैल मोस्ट, क्योंकि बाहर के लोगों के पास पेपैल वॉलेट होता है जैसे हमारे पास पेटीएम फ़ोन पे वॉलेट होता है। सो इट्स मोस्ट कन्वीनियंट टू देम। एंड अगर कोई कार्ड पेमेंट हो या बैंक ट्रांसफ़र पेमेंट हो वो भी पेपैल से ईजिली हो जाती है। सो माई बेस्ट एडवाइस इज कि एक पेपैल अकाउंट तो डेफिनेटली बना लो इफ़ यू वांट टू डील विद इंटरनेशनल क्लाइंट। उसके अलावा तुम दूसरे पेमेंट गेटवेज देख सकते हो, उनकी फीस कंपेयर कर सकते हो, उस हिसाब से भी तुम कर सकते हो। बट अ पेपैल अकाउंट इज़ वेरी ईजी। तुम्हें बस अपना पैन कार्ड देना है। मैंने जब बनाया था तब मेरे पास पैन कार्ड था नहीं, मैं अंडर 18 था, तो कुछ ट्रांजेक्शन मैंने मम्मी पापा के पैन कार्ड डाल के कर लिए थे। एंड वंस आई बिकेम 18 मैंने खुद का एक अकाउंट भी बना लिया। सो यू कैन डू ईदर ऑप्शन। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ही वो है कि जो क्लाइंट है वो पैसे दे रहा है, ही इज़ ऑलरेडी नर्वस कि वो किसी को पैसे दे रहा है। सो यू हैव टू मेक इट ईजियर फॉर देम। उनका जो भी बेस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ पेमेंट हो यू हैव टू अकोमोडेट टू दैट। बैंक ट्रांसफर्स, तुम्हें अपना स्विफ्ट कोड जानना है, तुम्हें बैंक को कॉल करके अपना स्विफ्ट कोड पूछना पड़ेगा एंड दे कैन डू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर्स एज वेल। तुम्हें अगर कार्ड पेमेंट्स लेने हैं देन कोई भी तुम गेटवे यूज़ कर लो, रेजर पे, स्ट्राइप, पेपैल, जिसमें भी तुम ईजिएस्ट अकाउंट बना पाओ। अकाउंट बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, सो बिफोर यू टेक पेमेंट्स तुम जितने भी मेजर गेटवेज हैं उनमें अकाउंट बना लो। आई थिंक 13-14 डेज में तुम्हारे सारे अकाउंट सेटअप हो जाएंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे बोलनी है इज़ नेवर डू एनी वर्क फॉर फ्री। मैंने मिस्टेक स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी कर चुका हूँ कि मैंने काम किया एंड मुझे उसके बाद पेमेंट नहीं मिला। सो अभी मैं जितने भी क्लाइंट्स होते हैं कभी भी बिना एडवांस के काम चालू नहीं करता। डजेंट मैटर कि वो क्लाइंट हाथ से चला जाए, अगर वो इंसिस्ट कर रहा है कि तुम पहले थोड़ा प्रोजेक्ट बना के दो उसके बाद वो पैसे देंगे, आई वुड रादर नॉट डू द प्रोजेक्ट, क्योंकि बेटर सेफ देन सॉरी। मैं पहले स्कैम हो चुका हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, इसलिए जो भी अमाउंट हो पाए, अगर तुम्हें 10-20% ऑफ द प्रोजेक्ट भी एडवांस मिल रहा है उसके बाद ही चालू कर लो। आइडियली तुम 50-50 कर सकते हो, 50% एडवांस एंड 50% आफ्टर द वर्क, या फिर तुम एक माइलस्टोन सिस्टम बना सकते हो, 20% एडवांस, 20% फर्स्ट माइलस्टोन, 20% सेकंड माइलस्टोन, ऐसे करते करते फुल पेमेंट। बट नेवर डू वर्क फॉर फ्री, ये मेरा एक एडवाइस है। आई नो जब तुम बिगनिंग कर रहे हो तो काफ़ी लोग स्केप्टिकल होते हैं, उस पॉइंट पे शायद तुम्हें कुछ बार करना पड़ जाए, बट ट्राई एंड रिड्यूस इट एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि हर बार वो चांस होता है कि तुम्हें पैसे ना मिले काम करने के बाद भी। एंड मोर देन मनी काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग और काफ़ी डीमोटिवेटिंग होता है, फिर उससे गेट बैक होने में काफ़ी टाइम लगता है। तुम्हें लगता है कि यार इतनी मेहनत की और फालतू चली गई, ये काम ही घटिया। बट
दैट्स नॉट द पॉइंट। कुछ लोग ही होते हैं, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो नहीं करते पेमेंट, या जिनको काम पसंद नहीं आता तो वो निकल जाते हैं। दैट इज़ अनएथिकल फ्रॉम देयर साइड, तो वो रिड्यूस करने की कोशिश करो एंड ऑलवेज टेक एन एडवांस बिफोर स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। आफ्टर टेकिंग द पेमेंट, तुमने जो प्रोजेक्ट बना दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं वेबसाइट का एग्जाम्पल लेता हूँ, ये सेम अप्लाई होता है वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, हर फ्रीलांस सर्विसेज पे। बट यू हैव टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद देम इवन दो उनसे और प्रोजेक्ट्स ना आए, बिकॉज रेफरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे जो भी क्लाइंट्स मिल रहे फॉर द पास्ट 2 years, वो सब मुझे रेफरल्स से मिल रहे हैं। मैंने कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी आउटरीच वगैरह नहीं किया मेजरली फॉर द पास्ट 2 years। उस चैलेंज के लिए क्या था, क्योंकि उस चैलेंज का एक कैवियट था कि मैं कोई भी अपने प्रीवियस कनेक्शंस यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा। सो उस चैलेंज के लिए मैं काफ़ी ट्राई कर रहा था आउटरीच करने का, इधर उधर देखने का कि मैं क्लाइंट्स कैसे मिल सकते हैं। बट यूजुअली जो भी मुझे क्लाइंट्स रेगुलरली मिलते हैं वो सब मुझे रेफरल्स से मिलते हैं। बेसिकली जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे मैं पहले काम कर चुका हूँ और उनको मेरा काम अच्छा लगता है और उनके साथ मैंने रिलेशन बिल्ड करके रखा है, मैं उनसे हर 2 महीने में पूछता रहता हूँ कि इज़ एवरीथिंग गोइंग राइट, कुछ वेबसाइट में कुछ चेंजेस तो नहीं करने, कुछ वो नहीं करने। और अगर छोटे मोटे माइन्यूट चेंजेस होते हैं देन आई डू दैट विदाउट चार्ज। अगर मतलब मेरे लिए वो 2 मिनट का काम है या 5 मिनट का काम है एंड उनका पूरा वेबसाइट का लुक चेंज हो जाएगा, देन आई डू दैट फॉर फ्री। इससे क्या होता है कि दे लाइक योर वर्क। अब उनके पास जब भी कोई उनका फ्रेंड आएगा, उनका कलीग आएगा, उनसे पूछेगा कि उनने वेबसाइट कहाँ से ली या उनको भी वेबसाइट बनवानी है, वो किससे बात करें, दे विल गिव योर नंबर और दे विल गिव योर कॉन्टैक्ट टू देम एंड उससे तुम्हें क्लाइंट मिलेगा। एडिशनली अगर उस पर्सन को भी वापस से कोई प्रोजेक्ट करना है, उसका एक नया बिजनेस लॉन्च हो रहा है और उसको एक और वेबसाइट चाहिए, एक और ऐप चाहिए, देन ऑल्सो दे विल कॉन्टैक्ट यू। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज आफ्टर पेमेंट एकदम भूल नहीं जाना है, उस कॉन्टैक्ट को ब्रेक नहीं कर देना है, उनसे बात करते रहनी है, उनको थोड़ी बहुत हेल्प एडवाइस देते रहनी है। कोई भी मेजर वर्क फ्री में नहीं करना है, इतना भी नहीं झुकना है कि मतलब वो फ़ायदा उठा ले। तुम्हें जब भी पैसे लेके काम करना है, अगर एक्स्ट्रा काम है तो, छोटा मोटा काम है देन यू कैन डू इट फॉर फ्री। बट अगर मेजर वर्क है, तुम्हारा 1 घंटे से ज़्यादा रुपये जा रहा है, देन यू हैव टू चार्ज देम एक्स्ट्रा। सो आई थिंक दैट्स माई एंटायर क्रैश कोर्स ऑन फ्रीलांसिंग। इसका अगर मैं शॉर्ट समरी दूँ तो बेसिकली तुम्हें लीड्स जमा करने हैं बाय कोल्ड डीएमिंग और ईमेलिंग पीपल, या फिर तुम लोकल शॉप्स पे जा सकते हो। तुम्हें उन लीड्स को कन्वर्ट करना है इनटू क्लाइंट्स बाय टॉकिंग अबाउट देयर बिजनेस, बाय अंडरस्टैंडिंग उनको क्या क्या चाहिए, स्कोप क्लियर करना है कि तुम्हें क्या क्या बनाना है, कितने घंटे तुम्हें लगेंगे, वो तुम्हें अपने दिमाग में क्लियर रखना है ताकि बाद में कन्फ्यूजन ना हो। फिर तुम्हें एक कोटेशन बनाना है। वो कोटेशन तुम कैसे बनाओगे, जो भी स्कोप तुम्हारा है उसको तुम्हें देखना है कि तुम्हें कितने घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली वो करने में, उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। जो भी तुम्हें अपना रेट सेट करना है, 1000 रुपये सेट कर लो या 2000 सेट कर लो या 500 रुपये सेट कर लो, जितना भी तुम्हें अफोर्डेबल या प्राइसी होना है उस हिसाब से तुम सेट करके एक कोड बनाओ, कोड उनको भेजो, थोड़ा बहुत नेगोशिएशंस होगा एंड इफ ऑल गोज वेल तुम्हारा क्लाइंट फाइनलाइज हो जाएगा। वंस द क्लाइंट इज फाइनलाइज, तुम उनसे एडवांस लो। हमेशा ये पहले ही बोल लो कि देखो मैं काम चालू करने से पहले एडवांस लेता हूँ, तुम्हें एडवांस लेना पड़ेगा, अदरवाइज आई वोंट वर्क। वंस द प्रोजेक्ट इज ओवर, वो कनेक्शन ब्रेक नहीं करना है, उनके साथ गुड रिलेशंस रखने हैं ताकि बाद में रेफरल से क्लाइंट मिले। सम अदर वेज जिसमें मुझे क्लाइंट मिलते हैं इज माय वेबसाइट। आई हैव अ पर्सनल पोर्टफोलियो जहाँ पे मैंने अपने पोर्टफोलियो या अपने जो भी मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं वो सब मैंने डाल के रखे हैं। तो लोग वहाँ पे जाते हैं, कभी कभी डायरेक्ट गूगल सर्च से मैंने उसको थोड़ा ऐसे ऑप्टिमाइज़ किया है कि डायरेक्टली वो सर्च में पहुँचे। कभी कभी मैं उन पर एड्स भी चला देता हूँ तो वो भी पुश होते हैं एंड वहाँ से कभी कभी क्लाइंट्स आते हैं, बट दैट नंबर इज़ रिलेटिवली लोअर। और जब भी वहाँ से क्लाइंट होते हैं वो लो टिकट क्लाइंट होते हैं। मोस्टली हाई टिकट क्लाइंट्स तुम्हें या तो खुद आउटरीच करने पड़ते हैं या तुम्हें किसी रेफरल के थ्रू मिलते हैं। द सेकंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन वाज कि मैं कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ क्या, और विच प्लेटफॉर्म डू आई यूज़ द मोस्ट। एंड द थिंग इज़ कि मैं कभी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में सक्सेस नहीं देखी। जो भी फ्रीलांसर, अपवर्क या फाइवर वाले जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब में मेरा अकाउंट है। इनफैक्ट लास्ट 7-8 ईयर्स से मेरा इनमें अकाउंट्स है, बट मुझे इनसे ज़्यादा सक्सेस से ज़्यादा गुड क्लाइंट्स मिलते नहीं हैं। मेरे हिसाब से थोड़े ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड हो गए हैं, नॉट इन द सेंस कि क्लाइंट्स बहुत ही कम है और डेवलपर्स ज़्यादा हैं, इन द सेंस की जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज़्यादा हो गया। तुम्हें इन प्लेटफॉर्म्स में स्टैंड आउट होने के लिए एक अच्छी रिव्यू और एक रेटिंग होनी चाहिए। वो रिव्यू और रेटिंग पाने के लिए तुम्हें खुद को बहुत ही सुपर चीप सेल करना पड़ेगा। तुम्हें एक वेबसाइट लिटरली 1000-2000 रुपये में बनानी पड़ेगी, तब जाके शायद तुम्हारी कोई प्रोफाइल में क्लिक करे विदाउट एनी रेटिंग। जब तुम ऐसा बार बार करते रहोगे, मे बी तुम्हारे अकाउंट में 10-15 रेटिंग्स आ गई, देन यू कैन इंक्रीज योर रेट एंड फिर तुम कर सकते हो। बट ये काफ़ी पेशेंस वाला गेम है। मुझे पर्सनली कभी सक्सेस मिली नहीं। इसमें ज़रूरी नहीं कि ये प्लेटफॉर्म्स घटिया हो, ये भी हो सकता है कि मैंने इनको कभी ऑप्टिमाइज़ नहीं किया या मैंने कभी इन पे इनफ रिसर्च नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है कि कोल्ड आउटरीच और डीएम में ही बेटर स्कोप है, तुम्हारे पास कम कंपटीशन है। बट अगर तुम्हें ट्राई करना है, यू कैन मेक अकाउंट ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, इट्स फ्री। कोई भी पैसे मत देना, ये मेरी एडवाइस है, स्पेशली इन द बिगनिंग। काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो तुमसे कनेक्ट्स के लिए पैसे या इन्विटेशंस के लिए पैसे मांगते हैं कि तुम क्लाइंट को ज़्यादा अच्छे से रीच कर पाओ।
मेरी एडवाइस है कि अगर तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तुम इसमें पैसे इन्वेस्ट ना करो, इंस्टेड कि तुम खुद ही आउटरीच करने लगो लोगों को, क्योंकि यहाँ पे पैसे देना थोड़ा बहुत वेस्ट हो सकता है। मुझे पर्सनली कभी यहाँ से सक्सेस ज़्यादा मिली नहीं, सो इसलिए मैं कभी कोई रिकमेंड नहीं करता, और मैं बात भी नहीं करता कि मैं फ्रीलांसर, फाइवर, अपवर्क इन सब पे मैं हूँ कि नहीं हूँ। मेरा सब में प्रोफाइल है, मैंने सब में अपने प्रोजेक्ट्स डाल के रखे हैं, सेम प्रोजेक्ट्स जो बाकी जगह पे मैं जब भेजता हूँ तो लोग बोलते हैं कि दिस आर गुड प्रोजेक्ट्स, ऐसा ही वेबसाइट चाहिए, ऐसा ही डिज़ाइन चाहिए, बट इन प्लेटफॉर्म से फॉर सम रीज़न कोई इस पर कन्वर्ट नहीं होता है, कोई कनेक्ट नहीं होता, और मैं इसमें इनफ वर्क नहीं डालता। सो दीज प्लेटफॉर्म्स नेवर वर्क फॉर मी ऑलवेज आउटरीच और कोल्ड सोर्सिंग वर्क्स द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई और भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे देन डू आस्क मी इन द कमेंट्स, मैं ट्राई करूँगा वहीं पे रिप्लाई करना या उन पे भी एक अलग रील बनाना। एंड मैं खुद की जर्नी बताने की कोशिश करूँगा इन द नेक्स्ट फ्यू रील्स कि मैंने कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मे बी उससे आपको हेल्प हो कि मुझे कैसे फर्स्ट क्लाइंट मिला, मैंने कैसे वो बीच बीच में लेसन सीखे कि पेमेंट एडवांस में क्यों लेना होता है, मुझे कहाँ से प्रोजेक्ट्स मिले, मैंने क्यों कॉर्पोरेट जॉब ना करके फ्रीलांसिंग पाथ चूज़ किया जबकि दोनों ऑप्शंस अवेलेबल थे। सो आई विल ट्राई टू मेक अ जर्नी वीडियो, एंड अगर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो देन आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अ रील अबाउट इट। थैंक्स, बाय।